मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति मुल्क से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बहन का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पर गिर गया। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही गिर गया हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। वो मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी। कहने लगी, 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको शुक्र करना चाहिए। बेयकीनी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरासी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरी शौहर की नौकरी बाहर की मुल्क में थी। वो साल में बस चंद माह के लिए ही हिंदुस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो परदेश में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ न कहा, अपनी रिपोर्ट पकड़ी और मरे मरे कदमों से आ गई। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? मैं और माँ, मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता बस 1 गली के दूरी का था। लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ डाल चुका हो। एक मैं और दूसरा सोहेब। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर सोचने से कमजोर हो चुका था। क्या सोचती, कैसे सोचती? सोहेब मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा। अपनी सोचों के ताने बाने भी संगीत नहीं पाई थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लाई हूँ। मेरे गले में इस कदर गिरे पड़ी थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैं डोरबेल बजाई। सोहेब ने ही दरवाजा खोला। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वो कहने लगा, खाला आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपके खाने पर बहुत इंतजार किया, लेकिन फिर मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा जो कि जॉब के सिलसिले में यहाँ शहर आ गया था और पिछले कई माह से यहाँ हमारे पास रह रहा था। मेरे शौहर को भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। मेरे शौहर मेरे कजन भी थे। इस रिश्ते से जीजा और सोहेब से भी बहुत बेतकल्लुफ से थे। सोहेब के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी फिक्र नहीं सताएगी। खाला कहाँ खो गई है? सोहेब की बात पर मैं चौंक गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं सोहेब से यह कहकर अपने कमरे में चली गई। अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। सोहेब मेरा सगा भांजा था, मेरी बहन का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और आपा सबसे बड़ी। जब उसकी शादी हुई मैं उस वक्त 8 साल की थी और जब आपा के घर सोहेब पैदा हुआ मैं 10 साल की थी। मेरे आपा का ससुराल काफी मजहबी था। 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ी जाती थी और सोहेब भी नमाज जाकर अदा करता था। न मुझे अपनी आपा की तबीयत पर शक था, न ही सोहेब के किरदार पर शक कर सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, मेरा सारा शक सोहेब पर ही जा रहा था, क्योंकि मेरे और सोहेब के अलावा घर में कोई तीसरा आदमी था नहीं जिस पर मुझे शक होता। मैं अपना सारा सिर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिन से सोहेब मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ बहुत खुश होती हूँ। क्या सोहेब मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे गले में आंसुओं का गोला था जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने नापाकदार हो चुके हैं कि उसे अपनी गलत इच्छाओं के आगे कुछ भी नजर नहीं आता? मैं उसकी खाला हूँ, यानी कि माँ की बहन, मतलब माँ ही हुई। वो मेरा खास है, मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। जैसे जैसे वो मेरे बारे में ऐसे सोच सकता है, कैसे उसका दिल इस गुनाह के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था जो मैं यह सह रही थी। एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हालत थी। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में आपा के साथ में होता था तो मेरी गोद में आ जाता था। अपनी तोतली जुबान से मुझे खाला के बजाय ताला ताला कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वो आपा की सबसे पहली औलाद, इसलिए मैके में उसका सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे रफीक के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था। कहता था, आप इतनी खूबसूरत मनमोहनी सी हैं। और वे लंबे चौड़े गबरू जवान से ऊपर से भी बड़े गुस्से वाले।
खाला, रफीक अंकल आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे रफीक के हवाले से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसके अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो यहाँ आया था मुझसे रात देर तक बातें करता रहता, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता कि मुझे लगता है कि रफीक अंकल ने प्रदेश में किसी मैम से शादी कर ली है, तभी तो वापिस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। तभी सोहेब मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का ग्लास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं खौफ से पीछे हट गई, जैसे न जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई भी उस वक्त ऐसे ही खौफ खाता। मैं अकेली उस वक्त सोहेब के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है खाला, इतना घबरा क्यों रही हैं? सब खैर तो है ना? ये दूध पी लीजिए और आराम कीजिए। सोहेब ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया है। मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उनसे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर न हो जाएंगे वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे लहजे से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार डालूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं, देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे उखड़े लहजे के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें और हाँ, दूध जरूर पी लीजिएगा, खाना भी नहीं खाया हुआ आपने। मुझे दोबारा से दूध पीने को कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब सोहेब मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतजार करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी, इसलिए सोचा कि खुद ही दिखाऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा सोहेब का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरी जहन में वो वाकयात गुजरने लगे जब आपा का मुझे पहली बार फोन आया था। कहने लगी, सोहेब शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इसके हक में नहीं की उसे हॉस्टल में रहने की इजाजत दूं। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा सोहेब सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में फंस न जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी न हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा तहज्जुद गुजार है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हो वहाँ 100 बुराइयां होती है, इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे इत्मीनान रहेगा। उस वक्त तो मैंने बड़ी ही फराग दिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि सोहेब मेरा भांजा ही नहीं बेटा भी है। जाहिर है वो मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसका पीठ था, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मैं धीरे से उसका कमरा बंद करके अपने कमरे में लौट आई थी। मुझे 100% यकीन था कि वो नशे वाला सिगरेट पीने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अपने आपा से कैसे कह दूँ कि सोहेब किस किस्म का शख्स है। मेरी आपा दिल की मरीज है। अगर वह सच जानती कि सोहेब ने मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि सोहेब को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाजा बड़ी जोर से धड़धड़ा गया। मैं उठी और दरवाजा खोली। जब मैंने दरवाजा खोला, सामने देखा सोहेब मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाजा क्यों लॉक किया था आपने खाला? उसका मुझ पर रोब जमा कर पूछना तो मुझे दबा के रख दिया। वो होता कौन था मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था, जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था। शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो यूं उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ, फिर नरम लहजे में बोला, खाला रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश न हो गई हो। इसलिए मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज दरवाजा लॉक मत किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैंने तीखे लहजे में कहा, और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे मियाँ मुल्क से बाहर जाते वो औरत बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत थी। उसके शौहर भी मुझे छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लेने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना
तकलीफ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से सुहेब आया था मैं हर काम सुहेब से ही करती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोस फातिमा से यही काम था कि मुझे अपना आबाशन करवाना था। मेरे मियाँ 2 माह बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को खत्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि फातिमा से कहूंगी क्या। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो जरूरत थी ही, वो भी बिना सच बताए। मुझे यह कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर आपा को मैं सच बताती तो वो सह नहीं सकती। अगर शौहर से सब कुछ कहती तो वो मुझे कभी अपनी पत्नी न मानता, मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कसमकस का शिकार थी कि मैं नहीं जानती थी। मैंने फातिमा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका आबाशन करवाना है, इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिसे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही सोहेब से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में वो अपने रहने का जहाँ चाहे इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान सा होकर रह गया। खाला यह क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आप अकेले कैसे रहेंगी? मुझे सोहेब की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं सो गई, फिर मुझे कुछ होश नहीं रही। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। बस ये नजर आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दीबाजी में कुछ न सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उस शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवासी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस शख्स ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया